हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार और आप देख रहे हैं संजय सीआरडीएम। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है यह है इंटरफ्रेंस यानी कि व्यतिकरण। आज हम व्यतिकरण को समझने वाले हैं। दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को समझाया था, यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत हमने वहां पर समझाया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इसको समझने के लिए वो समझना बहुत जरूरी है। यदि अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है उस वीडियो का, उस वीडियो को आप जरूर देखना, ठीक है। और ये व्यतिकरण आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पर आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल मत करना। वीडियो को लास्ट में लाइक भी कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि इंटरफ्रेंस क्या होता है। दोस्तों, जब हमने बात की थी वहाँ पर कि कोई भी दो वेव, ठीक है, कोई भी दो वेव, एक वेव ये जा रही है एक ही मीडियम में और दूसरी वेव ये जा रही है, ठीक है। अगर ये दो वेव एक ही मीडियम में चलती हैं और एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो ये एक दूसरे पे क्या हो जाती हैं, अध्यारोपित हो जाती हैं, यानी कि सुपरपोज हो जाती हैं। तो जहाँ पर ये सुपरपोज होती हैं तो सुपरपोज के बाद कहीं पर इंटेंसिटी हमें मैक्सिमम प्राप्त होती है और कहीं पर इंटेंसिटी जो है वो हमें मिनिमम प्राप्त होती है। तो इंटेंसिटी का अनइक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूशन ही इंटरफ्रेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटेंसिटी का अनइक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या कहलाएगा दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है असमान रूप से जो वितरण होता है। कहीं पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है तो किसी पॉइंट पर हमें मिनिमम इंटेंसिटी मिल रही है, फिर कहीं पर मैक्सिमम तो फिर कहीं पर मिनिमम। इस प्रकार की जो घटना है इसी को हम कहते हैं इंटरफ्रेंस। क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को हम इंटरफ्रेंस कहते हैं। इसको आइए समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं कि मान लिया हम डबल स्लिट वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसके बेस पर इसको मान लेते हैं कि मान लिया ये एक सिंगल स्लिट S1 है और एक ये S2 स्लिट है सिंगल, ठीक है। तो ये डबल स्लिट हो गई, एक S1 और एक S2 स्लिट। इसके सामने हमने कोई पर्दा रख दिया, यहाँ पर एक ये पर्दा है, पर्दे का मतलब कोई एक स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन इस प्रकार से। अब ये जो स्लिट है इस स्लिट से इधर हम कोई एक सोर्स ऑफ लाइट रख देते हैं। मान लिया ये S कोई सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। और सोर्स ऑफ लाइट को आप जानते हैं कि इसमें दो प्रकार के वेक्टर कंपन होते हैं, यानी कि वेक्टर वाइब्रेशन होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक होता है इलेक्ट्रिक और एक होता है मैग्नेटिक वेक्टर, ठीक है। ये दो प्रकार के, ये एक हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन करता है तो दूसरा परपेंडिकुलर यानी कि वर्टिकल वाइब्रेशन करता है। इससे स्पष्ट होता है कि लाइट जो है जहां भी इसको संभव डायरेक्शन मिलती है, यानी कि जिस भी ये चारों तरफ चलती है लाइट, ठीक है। संभव डायरेक्शन का मतलब है कि चारों तरफ संभव डायरेक्शन मिलेगी, तो इस प्रकार से चारों तरफ लाइट चलेगी, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, ठीक है। चारों तरफ जाएगी लाइट, जहां भी संभव डायरेक्शन मिलेगी। इस और भी होगी डायरेक्शन में ऐसे करके लाइट, क्लियर है। तो इस सोर्स ऑफ लाइट से जो है कोई दो रे इस प्रकार से, एक रे ये इस पर टकराई और दूसरी रे हमारी इस वाली स्लिट पर टकरा दी, ठीक है। ये स्लिट है S1 और S2। स्लिट का मतलब होता है दोस्तों छिद्र, ठीक है, रेखा छिद्र। ये रेखा छिद्र है, कोई ऑब्स्टेकल रखा है, कोई वस्तु रखी है, उसमें दो छिद्र बने हुए हैं, एक ये वाला छिद्र है और एक ये वाला छिद्र है। इन दोनों छिद्र की जो डिस्टेंस है दोस्तों वो यहाँ से देखो, ध्यान से देख लेना कि जो हमारे पास ये बीच वाली लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। इस प्रिंसिपल एक्सिस से ये सेम डिस्टेंस है, जितनी डिस्टेंस ये होगी यहाँ से उतनी डिस्टेंस ये वाली होगी यहाँ पर, क्लियर है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे ही S1 स्लिट से ये लाइट पास होती है तो ये बहुत सारे भाग में बट जाती है। बहुत सारे भाग का मतलब है बहुत सारी रे मिलेंगे यहाँ से। जैसे ये सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पर वर्क कर रही है, सोर्स ऑफ लाइट का एक वेव फ्रंट बन रहा है जिसे हम कहते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है नहीं, इस प्रकार के स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी इस छिद्र से पास होने के बाद एक वेव फ्रंट हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा यहाँ पर भी, ठीक है। उसी प्रकार से इस वाले छिद्र से पास होने के बाद भी लाइट का वेव फ्रंट इस प्रकार से एक प्राप्त होगा। अब देख रहे हैं, देखो यहाँ भी स्फेरिकल वेव फ्रंट है और यहाँ भी स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ठीक है। वेव फ्रंट को मतलब है यहाँ पर एक तरंगाग्र हमें मिल रहा है। तो एक तरंगाग्र यहाँ पर मिल रहा है हमें, ठीक है, एक तरंगाग्र यहाँ पर मिल रहा है और एक तरंगाग्र यहाँ पर। तो ये तरंगाग्र कैसे हैं हमारे? ये तरंगाग्र हैं गोलीय, देखो गोलीय तरंगाग्र हमें प्राप्त हो रहे हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ संभव डायरेक्शन में लाइट चल रही है उसी प्रकार से यहाँ से भी संभव डायरेक्शन में लाइट चलेगी। क्यों? क्योंकि एक छिद्र है और हमने डिफ्रैक्शन पढ़ा है, यानी कि विवर्तन पढ़ा है। और विवर्तन में हमने क्या पढ़ा है कि जब भी कोई लाइट रे किसी छिद्र से होकर गुजरती है तो लाइट उसके किनारों पर से मुड़ जाती है, ठीक है। किनारों पर से क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि आपके मकान में मान लिया कोई रोशनदान छुटा हुआ है, ठीक है, और उधर की तरफ से सनलाइट पड़े, यानी कि सूरज की किरणें जो है उस पर अगर पड़ रही होंगी तो कमरे के अंदर आपको एक बीम टाइप में लाइट रे हमें दिखाई देती है। यानी कि रोशनदान से जो धूप है वो निकलेगी और उसकी एक बीम ऐसे करके मिलेगी, हमें इस प्रकार से प्राप्त होगी। जैसे ये रोशनदान है और इस रोशनदान से देखो इस प्रकार से बीम हमें मिलेगा, ठीक है नहीं। तो ये जो इस प्रकार से हमें बीम मिला, यानी कि यहाँ पर छोटा छिद्र था लेकिन हमें बीम आगे जाके बहुत ज़्यादा बड़ा मिल रहा है इस प्रकार से। ये एक वेव फ्रंट हमें मिल रहा है, लेकिन इसके आसपास में भी हल्की हल्की लाइट होगी, ठीक है नहीं, हल्की हल्की लाइट इसके आसपास में भी होगी यहाँ पर इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा लाइट होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगी? ज़्यादा लाइट होगी, ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी।
छिद्र छोटा है लेकिन लाइट हमें यहाँ जाके बहुत बड़ी मिल रही है। तो इससे स्पष्ट होता है दोस्तों कि ये लाइट जो है किनारों पर से मुड़ी होगी, इस प्रकार से किनारों पर से मुड़ी डिफ्रैक्ट हुई, तभी तो ये इस प्रकार से हमें बड़ी लाइट मिल रही है आगे जाके। ठीक है, क्लियर है। इसी प्रकार से घटना यहाँ पर घटित होती है। तो ये जो हमारे पास देखो, इससे पहले जो लाइट थी सूरज की, उसको हम कहते हैं प्राइमरी वेवलेट्स। ठीक है, और जो ये इसके छिद्र के बाद में हमें प्राप्त हो रही है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। तो इससे ये स्पष्ट होता है दोस्तों कि जब कोई दो रे इन सिंग यानी कि S1 स्लिट और S2 स्लिट पर जाकर इंसिडेंट होती हैं, तो इन स्लिट से पास होने पर सेकेंडरी वेवलेट्स हमें प्राप्त हो जाती हैं, यानी कि द्वितीयक तरंगिकाएं। इनको क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं हमें प्राप्त होती हैं, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है दोस्तों, सेकेंडरी वेवलेट्स, ये सेकेंडरी वेवलेट्स हैं ये वाली। ठीक है, और ये जो है ये प्राइमरी वेवलेट्स होती हैं, इसको हम कहते हैं प्राइमरी वेवलेट्स। प्राइमरी वेवलेट्स क्लियर है। छिद्र से पहले वाली प्राइमरी वेवलेट्स, छिद्र से आगे वाली सेकेंडरी वेवलेट्स। समझ में आ रही है बात या नहीं? ठीक है, अगर समझ में आ रहा हो दोस्तों तो लाइक करें जरूर वीडियो को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि सेकेंडरी वेवलेट्स हमें प्राप्त हो गई। ये सेकेंडरी वेवलेट्स एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। देखो किस प्रकार से करती हैं, जैसे एक छिद्र ये था और एक छिद्र ये था हमारे पास, एक छिद्र हमारे पास ये है और एक छिद्र हमारे पास ये है। इसको हम S1 कह रहे हैं, इसको हम S2 कह रहे हैं। तो यहाँ से भी देखो एक हमें वेव फ्रंट मिला, गोलीय वेव फ्रंट एक ये है, गोलीय वेव फ्रंट ये है। ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे देखो इस प्रकार से। ठीक है, वेव फ्रंट बढ़ता चला जाएगा इस प्रकार से, ये ऐसे ही यहाँ पर मिलेगा। तो ये भी वेव फ्रंट देखो दिख रहा है आपको कि ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, ये वेव फ्रंट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो जहां पर ये क्रॉस करते हैं दोस्तों, जहां पर ये क्रॉस करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं हिंदी में श्रृंग। और जहां पर ये क्रॉस नहीं करते यानी कि ये बीच का हिस्सा होता है, इसे हम कहते हैं गर्त। श्रृंग गर्त, श्रृंग गर्त, इस प्रकार से हमें ये स्थिति मिलती चली जाती है। तो ये जो श्रृंग गर्त वाली स्थिति है दोस्तों, कि जहां पर ये क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, जहां पर ये क्रॉस कर रही हैं वहां पर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी प्राप्त होती है। और जहां पर ये क्रॉस नहीं कर रही हैं, यानी कि एक रे ने यहाँ पर क्रॉस करा और एक रे ने यहाँ पर क्रॉस करा, तो ये दो रे इस प्रकार से क्रॉस कर रही हैं और इनके जो बीच की जो दूरी है, यानी कि इसके बीच में क्रॉसिंग नहीं होगी। तो जहां पर ये क्रॉस नहीं कर रही हैं वहां पर हमें मिनिमम इंटेंसिटी प्राप्त होती है। तो मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, इस प्रकार से इंटेंसिटी हमें मिलती चली जाती है। तो दोस्तों यहां से ये स्पष्ट होता है कि जब कोई दो वेव सेम मीडियम में, ठीक है, सेम मीडियम में सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती है, यानी कि संचरित होती हैं, तो इनका अध्यारोपण हो जाता है एक दूसरे पर। ठीक है, एक दूसरे पे क्या हो जाती है, सुपरपोज हो जाती हैं। तो इनके सुपरपोज होने के पश्चात, यानी कि इसके बाद में कहीं हमें इंटेंसिटी कहीं पर मैक्सिमम मिलती है तो कहीं पर हमें मिनिमम इंटेंसिटी प्राप्त होती है। तो इंटेंसिटी का मैक्सिमम और मिनिमम जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है अनइक्वल रूप से, यानी कि असमान रूप से इंटेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी को हम कहते हैं इंटरफ्रेंस, यानी कि व्यतिकरण हम उसको कहते हैं इंटरफ्रेंस। आइए इस घटना को हम यहाँ पर समझ लेते हैं स्क्रीन पर कि ये जो घटना है जहाँ पर ये क्रॉस कर रही हैं, तो ये घटना हम स्क्रीन पर देखते हैं किस प्रकार से होगी। एक रे हमारी S1 से ये चली गई इस वेव फ्रंट से, जिसको हम कहते थे सेकेंडरी वेवलेट्स, और एक रे हमारी ये चली गई, ठीक है, इस वाले वेव फ्रंट से, ठीक है, ये वाली सेकेंडरी वेवलेट्स। ये दोनों रे जो है हमारी स्क्रीन पर किसी पॉइंट P पर क्रॉस हो रही हैं। कहाँ पर हो रही हैं? किसी पॉइंट P पर क्रॉस हो रही हैं। जहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस मिल रही है इसको हम O पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस O पॉइंट पे भी हमारी दो रे इंसिडेंट होंगी, एक रे ये वाली इंसिडेंट होगी आकर और एक रे यहां से इंसिडेंट होगी। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा इन दोनों के तो पाथ डिफरेंस, यानी कि इन दोनों के पाथ डिफरेंस बराबर होंगे यहां से यहां तक, लेकिन ये जो रे है हमारे पास, एक रे ये और एक रे, इन दोनों के पाथ डिफरेंस बराबर नहीं होंगे। ठीक है, देखो आपको यहां से दिख रहा होगा S1 से डिस्टेंस P तक कम है और लेकिन S2 से P तक की डिस्टेंस ज्यादा है। तो ज्यादा डिस्टेंस है तो इसका मतलब इसके और इसके रास्ते में अंतर है। ठीक है, जो अंतर होता है उसी को हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। ठीक है, पाथ डिफरेंस यानी कि पथांतर, पथों में अंतर। ठीक है, जब पथों में अंतर है तो इनके बीच में कलांतर भी होगा, यानी कि इनकी कलाओं में भी अंतर होगा। ठीक है, नहीं, एक इस प्रकार से जो चल रही है कला, ठीक है, जो एंगल बनाती है इस प्रकार से जो चल रही है, तो एक हो सकता है छोटी हो और एक हो सकता है बड़ी हो, तो इनकी कलाओं में भी डिफरेंस होगा। तो जब इनकी कलाओं में डिफरेंस है तो इसे हम कहते हैं कलांतर। मान लिया इनके बीच का जो कलांतर है वो कितना है दोस्तों, डेल्टा, यानी कि हमने इसको मान लिया है कलांतर, इंग्लिश में कहते हैं फेज डिफरेंस। तो कलांतर कितना है, डेल्टा इनके बीच का। इनका डिस्प्लेसमेंट में मान लेता हूं, मान लिया इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो y1 है और इसका डिस्प्लेसमेंट y2 है, यानी कि S1 से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन है वो y1 है और इसका S2 से लेके P तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो y2 है। ठीक है, तो अब ये जो इंटेंसिटी हमें मिल रही है, तो मैंने बताया कि जहां पर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी उसको हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। तो देखो यहाँ पर क्रॉस करा तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, कर्व को उठा हुआ इस प्रकार से। ठीक है, उठे हुए कर्व के द्वारा जहां पर ये कर्व दबेगा, ठीक है, ये वाला जो दबा और फिर उठा
फिर दबा, ठीक है नहीं, जहां पर ये दब रहा है इसको हम कहेंगे मिनिमम इंटेंसिटी। तो ये इंटेंसिटी यहां पर क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। और जहां पर ये दबा हुआ है, ठीक है, यहां पर होगी हमारी मिनिमम इंटेंसिटी, इसको हम कहेंगे मिनिमम, मिनिमम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। क्लियर है दोस्तों, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी, फिर इस प्रकार से यही पैटर्न चलता रहेगा नीचे की ओर, फिर मिनिमम, ठीक है, और फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, ये स्थिति चलती रहेगी। देखो जहां पर ये किरणें जो है एक दूसरे को क्रॉस करी थी, तो देखो यहां पर भी मैक्सिमम मिली हमें, मैक्सिमम है, फिर मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम। जहां पर ये मिनिमम इंटेंसिटी होती है, यानी कि जहां पर मिनिमम इंटेंसिटी होती है उसको हम कहते हैं डार्क, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डार्क होती है, ठीक है। और जहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है उसको हम कहते हैं ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। तो ये ब्राइट फ्रिंज मिली हमें, ये डार्क फ्रिंज मिली, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, यही पैटर्न हमें मिलता चला जाता है। तो इस प्रकार से जो इंटेंसिटी का अनइक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये जो वितरण हो रहा है, इसी वितरण को हम कहते हैं इंटरफ्रेंस। क्या कहते हैं दोस्तों, इसी वितरण को, ये जो वितरण है इस प्रकार का, इसी को हम कहते हैं इंटरफ्रेंस, इंटरफ्रेंस। क्लियर है कि इंटरफ्रेंस क्या होता है, समझ में आ रहा है या नहीं। अब इंटरफ्रेंस के लिए हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की ओर बात कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होगी इसकी, तो देखो एक यहां से डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एक ये वाली हो गई, और एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये ले ली हमने। एक की डिस्प्लेसमेंट कितना y1 है और दूसरी रेखा डिस्प्लेसमेंट y2 है। कितना माना हमने, दूसरी का y2 डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। अब ये जो y1 y2 है, इनका रिजल्टेंट जहां पर ये टकराई एक दूसरे पर अध्यारोपित हो गई, तो अध्यारोपण के बाद में हमें ब्राइट फ्रिंज मिल गई है, ठीक है। तो मान लिया कि इनके अध्यारोपण के बाद जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, y। यही चीज हमने समझाई थी वहां पर अध्यारोपण के सिद्धांत में। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार ही हम यहां पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट y1 है, एक वेव के लिए y1 वो कितना होता है। तो ये आपने इस वेव की डिस्प्लेसमेंट y1 की जो इक्वेशन होती है वो होती है y1 इज इक्वल टू, मान लिया इसका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है आयाम, इसका आयाम a1 है और इसका a2 है, ठीक है। दोनों का आयाम अलग अलग होगा क्योंकि दोनों के बीच में जब फेज डिफरेंस यानी कि कालांतर है हमारे पास डेल्टा, तो इसलिए इनका आयाम भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो मान लेते हैं इसका आयाम हम a1 मान लेते हैं पहली वाली का, तो उसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, a1 साइन ओमेगा टी। ये फर्स्ट क्लास में आपने पढ़ी होगी, किसी भी वेव के लिए किसी भी वेव के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है, ठीक है नहीं, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी। इसी प्रकार से हम y2 की बात कर लेते हैं, तो y2 जो बराबर होगा उसका a2 मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, वो एम्पलीट्यूड हम, ठीक है। तो इक्वेशन कितनी हो जाएगी उसके लिए, साइन ओमेगा टी और प्लस डेल्टा, डेल्टा, ठीक है। ये जो डेल्टा है ये फेज डिफरेंस है, तो इसलिए इतना इक्वेशन हमारी इसमें ऐड हो जाएगी, यानी कि साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ओमेगा टी में डेल्टा हमारा ऐड हो गया, फेज डिफरेंस है ये। क्लियर है यहाँ पर। अब बात करते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत की, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, इस वीडियो का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक पर क्लिक करना और इस वीडियो को जरूर देखना दोस्तों। जब ये वीडियो देखोगे आप तभी ये आगे की जो घटना है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और ये जो बात है यहाँ पर हम जो लिखेंगे अभी, यानी कि y इज इक्वल टू इन दोनों की जो रिजल्टेंट वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट होगा वो y इज इक्वल टू होगा y1 प्लस y2, यानी कि ये जो कंडीशन, ये जो स्थिति है, ये आपको इस वाली वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, वहां पर आप समझ सकते हैं जाकर। तो हमने y1 का मान हमारे पास ये है, y2 का मान ये है, इसको हम यहाँ पर रख देंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, y1 मान साइन a1 साइन ओमेगा टी, ठीक है, और प्लस a2 साइन ओमेगा टी और प्लस डेल्टा, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद देखो क्या होगा कि इसके बाद एक यहाँ से फॉर्मूला मिल रहा है हमारे पास, देखो ये क्या है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो साइन यानी कि ओमेगा टी को ए मान लेते हैं कैपिटल ए, और डेल्टा को हम कैपिटल बी मान लेते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला मिल गया साइन ए प्लस बी, ठीक है। साइन ए प्लस बी का एक फॉर्मूला हमें मिल गया है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्मूला, ये हो जाएगा a1, इसको हम नहीं करेंगे कुछ भी, ठीक है, इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे, प्लस तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये a2 है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते रहेंगे, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी कोस डेल्टा, ठीक है, और प्लस क्या होता है कोस ओमेगा टी, तो a2 की मल्टीप्लाई करेंगे a2 कोस ओमेगा टी, ठीक है, और साइन डेल्टा, ये हमने खोल दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कहीं पर हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन देखो क्या मिल रहा है, यहाँ पर साइन ओमेगा टी है और यहाँ पर भी साइन ओमेगा टी है, इसको हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो कितना जाएगा हमारे पास, साइन ओमेगा टी, ये हमने कॉमन कर लिया। ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर बचा a1 और यहाँ पर बचा हमारे पास प्लस a2, ठीक है, और ये कितना है हमारे पास कोस डेल्टा,
क्लियर है। अब प्लस ये ऐसे ही बचेगा, इसमें से कुछ कॉमन नहीं है, तो a2 कोस ओमेगा टी और ये साइन डेल्टा, ठीक है, ये हमारे पास बच गया है। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये स्थिति है, यानी कि a1 प्लस a2 कोस डेल्टा, इसको कुछ मान लेते हैं, ठीक है। क्या मानेंगे इसको दोस्तों, इसको मान लेते हैं हम, लेट कर लेते हैं कि लेट a1 प्लस a2 कोस डेल्टा इज इक्वल टू आर कोस फाई, ठीक है। क्या मान लिया हमने इसको, आर कोस फाई मान लिया इसको, ठीक है दोस्तों। क्या मान लिया इसको हमने, आर कोस फाई मान लिया। इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पर है, देखो ये है साइन डेल्टा, इस साइन डेल्टा को हम कुछ मान लेते हैं, तो साइन a2 साइन डेल्टा, तो यहाँ पर a2 साइन डेल्टा इज इक्वल टू आर साइन फाई, ठीक है। ये हमने लेट कर लिया, इसको हमने मान लिया आर कोस फाई के बराबर, और a2 साइन डेल्टा को हमने मान लिया आर साइन फाई के बराबर। तो जहाँ जहाँ पर ये मान है, माने हमने उनको यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में हम रख देंगे। तो इस इक्वेशन में रखने पर देखो हमें एक इक्वेशन मिलेगी यहाँ पर, इसको देख लेना दोस्तों ध्यान से, कि यहाँ पर कितना चल रहा था हमारे पास y इज इक्वल टू, देखो कितना है साइन ओमेगा टी, ठीक है, और यहाँ पर कितना है आर कोस फाई, तो आर को हम पहले लिख लेते हैं आर, ठीक है, कोस फाई, और यहाँ पर क्या है साइन ओमेगा टी, तो हमने इसकी जगह रखेंगे आर कोस फाई, आर को हमने पहले लिख लिया है दोस्तों, और साइन ओमेगा टी और कितना लिखेंगे कोस फाई, क्लियर है। अब इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट, यहाँ पर a2 और साइन फाई की जगह हम क्या लिखेंगे, a2 साइन फाई की जगह आर साइन फाई, तो हमने लिख दिया प्लस आर साइन फाई, और उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या बचा यहाँ पर कोस ओमेगा टी, तो यहाँ पर लिख दिया हमने कोस ओमेगा टी, यानी कि इक्वेशन कुछ इस प्रकार से मिल गई हमें, देखो आर साइन ओमेगा टी कोस फाई प्लस आर साइन फाई इंटू कोस ओमेगा टी। अभी हमने जो फॉर्मूला लगाया था यहाँ पर कितना था, साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए प्लस बी का ही ये फॉर्मूला बन गया है, ठीक है, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, इस प्रकार से एक फॉर्मूला हमें मिल गया है यहाँ पर। तो देखो आर तो दोनों में कॉमन है, तो ये आर कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा साइन कितना है ओमेगा टी और प्लस फाई, ठीक है, ये साइन ए प्लस बी हो गया, तो हमें फॉर्मूला मिल गया y इज इक्वल टू। तो ये जो इक्वेशन होगी दोस्तों, इस इक्वेशन को ही हम कहेंगे कि ये जो दो वेव थी, इन दो वेव की रिजल्टेंट वेव जो हमें मिली है, ठीक है, कौन सी रिजल्टेंट वेव, यानी कि परिणामी जो वेव मिली है, उस परिणामी वेव की इक्वेशन है ये वाली, ठीक है, उस परिणामी वेव की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, इनके उसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कितनी है, y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। क्लियर है दोस्तों। अब बात करते हैं इंटेंसिटी की। अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला और निकालते हैं, फिर इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकालने के बाद हम देखेंगे कि किन पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही है और किन पॉइंट पर इंटेंसिटी मिनिमम मिल रही है हमें। क्लियर है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना। अभी तो इंटेंसिटी की इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इन वाली दोनों इक्वेशन को इक्वेशन मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, और ये जो हमारी इक्वेशन निकली थी ये वाली थी इक्वेशन नंबर 3। अब हम ये जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो जब स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, कितना जाएगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। हमने क्या करा, इन दोनों इक्वेशन को इनका वर्ग करके जोड़ दिया, ठीक है, वर्ग करा और जोड़ दिया हमने इनको। इसके बाद में जो जोड़ा बराबर की इधर की जो साइड है इसको भी ऐसे करेंगे, इनका भी वर्ग करेंगे और वर्ग करके इनको जोड़ देंगे बराबर, ठीक है। अब मैं ये वाला डायग्राम इतना यहाँ पर रफ कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों, इसको समझने के लिए तो यहाँ पर मैं रफ कर देता हूँ। आपने बना तो यही होगा डायग्राम, ठीक है, आप वीडियो में पीछे जाके बना सकते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि a1 प्लस a2 कोस डेल्टा, इसका स्क्वायर कर देंगे, नीचे क्या हमारे पास प्लस a2 स्क्वायर और साइन स्क्वायर डेल्टा, ठीक है। हमने इनको स्क्वायर करके क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद हमने देखा यहाँ पर, ठीक है, इधर देखेंगे पहले, देखो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों में से, अंदर क्या बचेगा हमारे पास कोस स्क्वायर फाई और प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये बचा। इधर देखते हैं, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे तो ये जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और कोस स्क्वायर डेल्टा, क्लियर है। फिर प्लस, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई का दुगना, तो ये जाएगा 2a1 a2 और कोस डेल्टा, ठीक है। और थोड़ा सा रफ कर देते हैं आगे। अब इसके बाद देखो क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, a2 प्लस a2 स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर डेल्टा। अब देखते हैं, देखो a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल्टा और a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, इसको हम ले लेते हैं साथ में। तो हम लिखते हैं a1 स्क्वायर प्लस ये कितना है a2 स्क्वायर, देखो a2 स्क्वायर यहाँ पर a2 स्क्वायर यहाँ पर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा कोस स्क्वायर डेल्टा और प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, ठीक है।
प्लस क्या बचा हमारे पास, ये टर्म और बच गई 2a1 a2 और कोस डेल्टा। ठीक है, ये बचा है। अब इधर देखते हैं हमारे पास, देखो इसका मान जो होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो इसका मान 1 है, तो हमारे पास इधर बचेगा केवल और केवल आर स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो ऐसे ही कोस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा का मान भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना जाएगा दोस्तों, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस, ठीक है 1 हो गया इसका मान, तो हमारे पास बचा 2a1 a2 कोस डेल्टा। क्लियर है। लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि वी नो दैट, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं दोस्तों, हम जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है, ठीक है, इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता, लाइट की जो तीव्रता होती है वो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है किसके, एम्पलीट्यूड यानी कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। क्लियर है। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना है, आर है, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की इक्वेशन आई है निकल करिए, तो हमने मान लिया कि इंटेंसिटी को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई प्रोपोर्शनल टू होता है आर स्क्वायर के। मान लिया इनके बीच का जो कांस्टेंट है, यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो 1 है, ठीक है नहीं, तो हमारे पास आई इक्वल टू कितना जाएगा, यहाँ पर आई इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। और जब ये आई इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा तो अब इस प्रकार से हम इस इक्वेशन को देखो किस प्रकार से देखेंगे कि जहाँ पर आर स्क्वायर है उसकी जगह हम आई रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे हम आई, तो लिखेंगे तब यानी कि देन क्या रखेंगे, आर स्क्वायर की जगह आई रखेंगे, आई इज इक्वल टू, देखो हमने बताया यहाँ पर एम्पलीट्यूड है ना, तो ये भी एम्पलीट्यूड है, तो इसलिए यहाँ पर एक चीज़ और मान लेते हैं कि a1 स्क्वायर ये भी एम्पलीट्यूड है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा I1, और जो a2 है हमारे पास a2 स्क्वायर इसकी जगह I2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आया है उसी प्रकार से हमने ये मान लिया। तो जहाँ पर a1 है उसको क्या मानेंगे हम, I1 स्क्वायर, ओ सॉरी I1 केवल, और प्लस जहाँ पर हमारे पास a2 है उसको लिखेंगे हम I2, तो I1 प्लस I2 और प्लस, अब देखो यहाँ से एक बात और समझेंगे, इस बात को और देख लेना यहाँ पर कि जब मैंने ये मान लिखा है तो यहाँ से देखो हमारे पास a1 का मान कितना जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर a1 a2 का मान रखना है, तो a1 a2 का मान रखने के लिए यहाँ पर देखो क्या निकल कर आएगा कि a1 ये स्क्वायर उधर जाके वर्गमूल बन जाएगा, तो हो जाएगा I1 का वर्गमूल, ऐसे ही a2 का मान हो जाएगा I2 का वर्गमूल। ठीक है, इन दोनों का वर्गमूल आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 I1 का वर्गमूल, I2 का वर्गमूल, I1 का वर्गमूल और I2 का वर्गमूल। क्लियर है। और इनटू में कितना है, कोस डेल्टा। तो फाइनली इक्वेशन हमारे पास क्या निकल कर आएगी कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 वर्गमूल में एक साथ लिख सकते हैं I1 I2 को, I1 I2 और कोस डेल्टा। ठीक है, ये इंटेंसिटी की इक्वेशन निकल कर आ गई। देखो इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं हम, तो किसकी इक्वेशन निकल कर आई, इंटेंसिटी की। तो जो इंटेंसिटी हमें मिल रही है यहाँ पे प्राप्त हो रही है, उस इंटेंसिटी की इक्वेशन ये होगी, और इसी इक्वेशन से हम पता करेंगे कि कहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो कहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यही इसी से पता चलता है हमें इसी इक्वेशन से कि कहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हुई और कहाँ पर मिनिमम हुई, किस प्रकार से अनइक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और जो अनइक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी को हम कहते हैं इंटरफ्रेंस। तो इंटरफ्रेंस फाइनली हमें वहाँ पता चलेगा। ठीक है, और जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है उसको हम ब्राइट फ्रिंज कहते हैं, और जहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम होती है उसको हम डार्क फ्रिंज कहते हैं। तो हमने लिखा जहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम है उसको बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जहाँ मिनिमम है उसको हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट डार्क, ये पैटर्न मिलेगा, और ओ से नीचे भी यही पैटर्न मिलेगा, ब्राइट डार्क, इस प्रकार से पैटर्न हमें मिलता चला जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब इस इंटेंसिटी को कहाँ पर मैक्सिमम कहाँ पर मिनिमम है इसको हम अपनी आने वाली वीडियो में देखेंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। इसलिए आप हमारी उस वीडियो को जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आई हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो बनेंगी उन वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आपसे कोई भी कंटेंट, कोई भी टॉपिक छोटे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।